गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में स्टूडेंट्स आपका फिर से वेलकम है। हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से रिलेटेड हम दो वीडियो बना चुके हैं, जिसमें मैंने आपको राष्ट्रीय आय की परिभाषा बताई और राष्ट्रीय आय को आकलित करने के 3 दृष्टिकोणों के बारे में बताया था, जीएनपी, जीएनआई और जीएनई। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 6 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक हम पढ़ेंगे आज स्थिर व प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, दोहरी गणना के बारे में हम जानेंगे, राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं का अध्ययन हम क्यों करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, परोक्ष कर और सब्सिडीज क्या होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे, राष्ट्रीय आय का आकलन बाजार भाव व साधन लागतों पर किया जाता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले हम वही एक बार राष्ट्रीय आय की परिभाषा को यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार हम उन्हीं 2 शब्दों का प्रयोग करेंगे। कौन से 2 शब्द? राष्ट्रीय आय का मतलब ये है कि एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु व सेवाओं के मूल्यों का योग। तो उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं का जो मूल्यों का योग है, ये बार बार हम बोलेंगे। इसलिए सुविधा के लिए हम सबसे पहले यहाँ परिभाषा लिख देते हैं। हमारी परिभाषा ये है, एक वर्ष में, पूरी परिभाषा मैं यहां नहीं लिख रही हूं, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु प्लस सेवाओं का मूल्य, ये हमारी परिभाषा है जिसे हम बार बार यूज करेंगे। तो अब हम सबसे पहले आते हैं स्थिर व प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम को पढ़ेंगे तो हम बार बार ये पढ़ेंगे कि स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का आकलन इतना है, प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का आकलन इतना है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा करते हैं या किसी देश की राष्ट्रीय आय को बताते हैं या पढ़ते हैं, तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि वर्ष 2020 में, 20 तो चल रहा है, जैसे हम लेते हैं वर्ष 2018 में भारत की राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर फला रही तथा प्रचलित मूल्यों पर फला रही। हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप देखना, गौर करना अपनी बुक्स में कि हम राष्ट्रीय आय को इसी तरीके से पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय किसी अमुक वर्ष में स्थिर मूल्यों पर, जो भी हमने लिखा, इतनी रही तथा प्रचलित मूल्यों पर इतनी रही। तो अब सबसे पहले ये बात उठती है कि राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों, प्रचलित मूल्यों पर होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही एक सरल उदाहरण देने जा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्यों पर क्या होता है। यहाँ हमने एक बहुत ही सरल उदाहरण लिखा है। देखिए, स्थिर मूल्यों और प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए हम एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं। माना वर्ष 2019 में भारत में मात्र गेहूं का उत्पादन हुआ, मात्र गेहूं का उत्पादन हुआ, उसके अलावा किसी भी प्रकार का उत्पादन या सेवा का उत्पादन नहीं हुआ है। और गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है? 50 क्विंटल हुआ है, जिसकी कीमत 2019 में ही, जिसकी कीमत कितनी है? 20 रुपए प्रति क्विंटल है। तो अगर आपको इस उदाहरण से ये पूछा जाए कि वर्ष 2019 में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाए। तो इस उदाहरण के अकॉर्डिंग भारत की नेशनल इनकम कितनी हो गई? 50 क्विंटल तो उत्पादन हुआ, जिसकी कीमत थी 20 रुपए पर केजी। तो ये हमारे पास कितना हो गया? भारत की राष्ट्रीय आय कितनी हो गई? 1000 रुपए। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि उत्पादन को उसके मूल्य से गुणा किया, और मूल्य भी कौन सा? जो 2019 में प्रचलित था, और वर्ष 2019 की ही राष्ट्रीय आय की हम गणना कर रहे हैं। तो जब हम राष्ट्रीय आय की गणना उसी वर्ष की कीमतों पर करते हैं जिस वर्ष की राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय।
या प्रचलित वर्ष के मूल्यों पर राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि वर्ष 2019 में गेहूं की कीमत 20 रुपये प्रति केजी थी, तो इसका 20 रुपये प्रति क्विंटल थी, 20 रुपये प्रति क्विंटल थी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय कितनी हो गई? 1000 रुपये। अब हम बात करते हैं स्थिर वर्ष पर या स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना। सबसे पहले स्थिर वर्ष क्या होता है? राष्ट्रीय आय की गणनाओं में एक वर्ष ऐसा भी अलग से छांटा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक उतार चढ़ाव ना हुआ हो, कोई भी राजनीतिक उठापटक ना हुई हो, किसी भी तरह का बाढ़, भूकंप या कोई भी प्राकृतिक आपदाएं ना आई हो, यानी कि हर दृष्टिकोण से एक ऐसा वर्ष जो एक सामान्य वर्ष रहा हो उसे स्थिर वर्ष के रूप में मान लिया जाता है। और फिर उस वर्ष के मूल्यों के आधार पर भी 2019 की राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि स्थिर मूल्यों पर या स्थिर वर्ष पर राष्ट्रीय आय की गणना। अब देखिए, ये तो हमने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय आय की गणना कर ली और हमने उदाहरण यही लिया है कि देश में केवल ही गेहूं का उत्पादन हुआ है, तो हमें राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो गेहूं है उसके मूल्य से उसको गुणा कर देना, उसकी मात्रा को राष्ट्रीय आय निकल आएगी। अब मानते हैं कि जो स्थिर वर्ष है वो है वर्ष 2000, और वर्ष 2000 में जो गेहूं है उसकी कीमत थी 10 रुपए पर क्विंटल। 10 रुपए पर क्विंटल, हालांकि 10 रुपए पर क्विंटल नहीं होता है, पर हम छोटे उदाहरण लेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो हम अंकों में घूम जाएंगे। तो हमने माना कि एक स्थिर वर्ष है जो है वर्ष 2000, जहां पर गेहूं की कीमत थी 10 रुपए पर प्रति क्विंटल। अब हम यदि वर्ष 2019 में जो उत्पादन हुआ है उसकी वैल्यू प्रचलित वर्ष पे ना करके स्थिर वर्ष के मूल्यों पर करते हैं, तो हम इसे कहेंगे स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय। तो स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय कितनी होगी? 50 क्विंटल गुना 10 रुपए बराबर 500 रुपए। तो अब हमने क्या देखा कि वर्ष 2019 में भारत की राष्ट्रीय आय प्रचलित कीमतों पर 1000 रुपए है, लेकिन स्थिर मूल्यों पर ये कितनी है? 500 रुपए। प्रचलित मूल्यों पर ज्यादा है, स्थिर मूल्यों पर कम है। अब हम तुलना करेंगे कि क्या वास्तव में वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2019 में भारत की जो राष्ट्रीय आय है या राष्ट्रीय उत्पादन है वो बढ़ गया है। तो इसके लिए हमको यह तुलना करनी पड़ेगी कि ये जो बदलाव है वो किसके कारण है? वो मात्रा के कारण है या कीमतों के कारण है? अगर ये बदलाव मात्रा के कारण होता है तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वास्तव में देश की राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो बदलाव है वो मात्र कीमतों के कारण है, क्योंकि वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2019 में गेहूं की कीमत बढ़ी है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अतः यहाँ पर हम ये कहेंगे कि राष्ट्रीय आय बढ़ी तो है लेकिन वास्तविक उत्पादन नहीं बढ़ा है। तो हमें क्या समझ में आया कि जब हम उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु व सेवाओं का मूल्य करंट ईयर पर निकालते हैं तो ये बोलेंगे प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, लेकिन अगर हम उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु व सेवाओं का मूल्य करंट ईयर पे ना निकाल के किसी एक पहले से निर्धारित स्थिर वर्ष पे निकालते हैं तो इसे हम बोलेंगे स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय। अब हमारा जो दूसरा जो टॉपिक है या दूसरा जो शब्द है जिसे हम राष्ट्रीय आय में पढ़ते हैं वह है मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? क्या राष्ट्रीय आय का आकलन करते वक्त इनके बारे में क्या ध्यान रखा जाना चाहिए? तो हम वापस हमारी राष्ट्रीय आय की परिभाषा में आते हैं
कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु व सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाए, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य ना जोड़ा जाए, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का मूल्य अंतिम वस्तुओं में पहले से ही शामिल होता है। मैंने आपको पहले एक उदाहरण बताया था कि आटे से ब्रेड बनना और ब्रेड से ब्रेड का स्नैक्स बनना। स्नैक्स मतलब जो हम चाट पकौड़ी ये खाते हैं, ये सारी चीजें। तो अगर आटे का उपभोग सीधे उपभोक्ता करता है तो यहाँ पर आटा अंतिम वस्तु है, आटे का मूल्य यहाँ पर जोड़ लिया जाएगा। लेकिन अगर आटे से ब्रेड बनती है तो आटे का मूल्य नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि ब्रेड का मूल्य जोड़ा जाएगा। अगर ब्रेड को उपभोक्ता उपभोग कर रहा है सीधे, इससे कोई चीज नहीं बन रही है, तो यहाँ पर ब्रेड अंतिम वस्तु हो गई, आटे का मूल्य नहीं जोड़ा जाएगा। और यदि इस ब्रेड का भी प्रयोग आगे कोई ब्रेड का स्नैक्स बनाने के लिए किया जा रहा है, कोई कचौड़ी पकौड़ी बनाने के लिए किया जा रहा है, तो उसका मूल्य जोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये इंटरमीडिएट फूड हो गई, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट फूड हो गई और यहाँ पर ये अंतिम वस्तु हो गई। तो जो राष्ट्रीय आय का आकलन होता है उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाता है, अंतिम वस्तु का मूल्य ही जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि अंतिम वस्तु में इनका मूल्य ऑलरेडी शामिल रहता है। तो अंतिम वस्तु का मूल्य भी जोड़ लेंगे, आटे का मूल्य भी जोड़ लेंगे, ब्रेड का मूल्य भी जोड़ लेंगे, तो राष्ट्रीय आय अपने वास्तविक गणना से ज्यादा आकलित हो जाएगी और ये दिखेगा कि देश आर्थिक प्रगति कर रहा है, लेकिन वास्तव में आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं के कारण ही ये दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। अगर आप अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही जोड़ते हैं तो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ते हैं, तो ये एक सही तरीका है। लेकिन अगर आप मध्यवर्ती वस्तुएं भी जोड़ ली जाती है तो यहाँ पर दोहरी गणना यानी कि 2 बार गणना हो गई। आटे का मूल्य ब्रेड में भी आ गया और ब्रेड और आटे का मूल्य ब्रेड के स्नैक्स में भी आ गया। तो ध्यान ये रखा जाता है राष्ट्रीय आय के आकलन में कि सिर्फ अंतिम वस्तुएं ही जोड़ी जाए ताकि मध्यवर्ती वस्तुएं जोड़ी जाए ताकि दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न ना हो। अब जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं का अध्ययन क्यों। हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा पढ़ ली, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु व सेवाओं का मूल्य जोड़ लिया जाए, हमारे पास इजीली नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। जब नेशनल इनकम हमारे पास आ रही है और हमको ये भी पता चल गया है कि राष्ट्रीय आय को आकलित करने के लिए देश के समस्त उत्पादन के मूल्य को जोड़ लिया जाए, देश के समस्त एक्सपेंडिचर के मूल्य को जोड़ लिया जाए या देश के समस्त इनकम को जोड़ लिया जाए, तो अब ये अवधारणाएं कहाँ से आ गई। तो देखिए क्या होता है, हमने एक निश्चित परिभाषा दे दी नेशनल इनकम की। हम शुरू से ही नेशनल इनकम की परिभाषा को बार बार जोड़ देते आ रहे हैं क्योंकि सारा खेल इस परिभाषा का है। देखिए प्रश्न ये उठता है कि जब राष्ट्रीय आय की एक निश्चित परिभाषा दी जा चुकी है जिसमें देश के उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं के मूल्य को हम जोड़ रहे हैं और जिसे आसानी से आकलित किया जा सकता है, तो हम अवधारणाओं का अध्ययन क्यों करें। इसके पीछे कारण यह है कि परिभाषा से देश की राष्ट्रीय आय संबंधी सभी पक्ष उजागर नहीं होते हैं। सभी पक्ष एक साथ इस परिभाषा में समाहित नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए हम राष्ट्रीय आय की अलग अलग अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं और ये अवधारणाएं विभिन्न पक्षों को समाहित करती है। अवधारणाएं अगर आपने पढ़ा हो, सुना हो, जीएनपी होता है, जीडीपी होता है, एनएनपी होता है, एनडीपी होता है, तो ये इसकी अलग अलग अवधारणा है जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। लेकिन वही प्रश्न कि हम अवधारणाओं को क्यों पढ़ें। तो बच्चों सबसे पहले हम आते हैं इस परिभाषा पर। पहला कारण क्या है इन अवधारणाओं को पढ़ने का, इसका सबसे पहले हम वापस इसी परिभाषा पे आते हैं कि जब हम परिभाषा करते हैं उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु व सेवाओं के मूल्यों को जोड़ लिया जाए, तो इसमें वो सेवाएं भी शामिल रहती हैं जो एक भारतीय नागरिक द्वारा विदेशों में दी गई है। जैसे एक भारतीय नागरिक किसी विदेशी स्कूल में पढ़ाता है, किसी विदेशी फर्म में काम करता है, किसी विदेशी कंपनी में काम करता है, तो उसे भी तो वहां अपनी सेवाएं देने के बदले आय प्राप्त होगी।
और उस आय को अगर वह भारत में प्रेषित करता है, भारत में भेजता है, अपने देश में भेजता है, तो यह भारत की ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है, इस परिभाषा में सम्मिलित है। तो इस परिभाषा में क्या सम्मिलित है कि देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई है उनका मूल्य, देश में जितनी भी नागरिकों ने सेवाएं दी है उनका मूल्य, और वो सेवाएं भी जो हमारे भारतीय नागरिकों ने विदेशों में दी है वो सेवाएं भी सम्मिलित होती है, और उन सेवाओं के बदले जो प्रतिफल प्राप्त होता है अगर वो इंडिया में आ रहा है तो वो इसी में सम्मिलित होगा। और इसी तरीके से भारतीय जो उत्पादक हैं, जो भारतीय उत्पादक हैं वो अपना माल विदेशों में भेजते हैं, वहां पे निर्यात करते हैं, विदेशों में निर्यात करते हैं, तो निर्यातों के बदले उन उत्पादकों को आय प्राप्त होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इसलिए उन वस्तुओं का मूल्य भी जोड़ा जाता है जो विदेशों को निर्यात कर दी गई है, यानी कि जो आय विदेशों से प्राप्त हुई है। भारत में आय प्राप्त हो, चाहे वो भारत की सीमाओं के अंदर से प्राप्त हो, चाहे भारतीयों के ऐसे वैधानिक एक्ट जिसके कारण उन्हें विदेशों से आय प्राप्त हो, वो भी उसमें शामिल होती है। तो इस परिभाषा का मतलब आपको समझ में आया। लेकिन अगर हमें सिर्फ ये ज्ञात करना है, ये हमारा भारत है, आई थिंक सही है, ये जो भी है ये हमारा भारत है। अगर हमको सिर्फ ये ज्ञात करना है कि इन सीमाओं के अंदर ही कितनी आय बनी है भारत की, कितनी राष्ट्रीय आय है भारत की, तो इसके लिए हमें जिस अवधारणा को पढ़ना पड़ेगा वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। कौन सी अवधारणा पढ़ेंगे हम उसके लिए? सकल घरेलू उत्पाद। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भारत को कितनी इनकम प्राप्त हुई भारतीयों को, चाहे वो बाहर से आ रही हो या देश के अंदर ही इमर्ज हो रही हो या उत्पन्न हो रही हो, तो उसे हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय आय के गणना का एक पक्ष ये भी हो सकता है कि बाहर से आ रही आय का आकलन नहीं करना है, सिर्फ जो देश के अंदर अंदर बनी है उत्पादित वस्तुएं व सेवाएं उनका आकलन करना है। तो हमें किस अवधारणा को पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय के आकलन में दूसरी बात ये आती है कि हम ये कहते हैं कि उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु व सेवाओं के मूल्यों को जोड़ लो। मूल्य मतलब जो उनके बाजार में कीमतें चल रही हैं उनको जोड़ लिया जाए तो हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय आय को आकलन करने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि साधन लागतों पर राष्ट्रीय आय को जोड़ा जाए, यानी फैक्टर कॉस्ट पे जोड़ा जाए। तो ये क्या होता है? मान लीजिए एक प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया और उस प्रोडक्शन का बाजार मूल्य है 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 रुपए क्या है उसका बाजार मूल्य, यानी कि उसकी कीमत 10,000 है। तो ये तो हो गया बाजार भावों पर राष्ट्रीय आय, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम और मार्केट प्राइस। लेकिन अगर हमको ये पता लगाना है कि इस 10,000 रुपए के उत्पादन के लिए जो साधन लगे, साधन कौन से? वही श्रम, भूमि, पूंजी, तो इनको कितनी लागतें चुकाई गई, इनको कितना प्रतिफल दिया गया, तो उस आधार पर भी राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। दोबारा समझिए, जब राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, देश के समस्त अंतिम वस्तु व सेवाओं के उत्पादन के मूल्य को जोड़ा जाता है, तो या तो उनके बाजार मूल्यों को जोड़ लिया जाए। तो अगर बाजार मूल्यों पर आकलन किया जाता है तो उसे मार्केट प्राइस बोलते हैं, जो कि है 10,000 रुपए। लेकिन मार्केट प्राइस पर ही नहीं किया जाता है, बल्कि कभी कभी आकलन ऐसे भी कर सकते हैं हम कि इस प्रोडक्शन को उत्पादित करने के लिए जो साधन लगाए गए हैं उनको कितनी लागतें दी गई हैं, इसे हम बोलते हैं साधन लागतों पर राष्ट्रीय आय का आकलन। ये देखिए, अब जो हमारा जो चौथी बात आती है वो ये है कि जब राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो हम बाजार भावों पर अंतिम वस्तु व सेवाओं का मूल्य जोड़ लेते हैं। लेकिन
कभी कभी या होता ही है मोस्टली कि उत्पादन के कार्यों में मशीनों में टूट फूट भी होती है, उनकी मरम्मत का खर्चा भी आता है, तो ये जो मरम्मत का खर्चा होता है वो कौन चुकाता है? उत्पादक ही चुकाता है। तो उत्पादक मरम्मत का खर्चा चुकाता है और उस खर्चे को वह इसके अंदर ही ऐड रखता है। दोबारा समझिए, जब प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन के दौरान मशीन खराब हुई, कोई पेच खराब हो गया, कोई फॉल्ट हो गया, कोई तार इधर उधर हो गए मशीन के, या मशीन में घिसावट हो गई, उसको ठीक कराना पड़ा। तो उत्पादक को उसका खर्चा देना पड़ा। तो वो खर्चा उत्पादक खुद तो अपनी जेब से वहन नहीं करेगा, वो उस खर्चे को किस में जोड़ देगा? उस वस्तु के मूल्य में जोड़ेगा। उत्पादक उपभोक्ताओं से तो लेना चाहेगा वो खर्चा। तो ये तो हो गया आपका बाजार भावों पर आपके प्रोडक्शन की वैल्यू। लेकिन अगर हमको ये ज्ञात करना हो कि नेट वैल्यू कितनी है, ये तो सकल वैल्यू है, नेट वैल्यू कितनी है, विशुद्ध वैल्यू कितनी है इस उत्पादन की, तो उसके लिए हमें इसमें से मरम्मत और टूट फूट का खर्चा क्या होगा? घटाना पड़ेगा। तो इसे हम कहेंगे नेट वैल्यू, यानी कि विशुद्ध मूल्य। तो हमें इस दृष्टिकोण से भी राष्ट्रीय आय का आकलन करना पड़ेगा। इसके अलावा केवल राष्ट्रीय आय का आकलन ही नहीं करना होता है, एक व्यक्ति के जेब में वास्तव में कितना पैसा जा रहा है इसका आकलन भी करना पड़ता है। केवल राष्ट्रीय आय के आकलन से हम देश की जो वास्तविक आर्थिक स्थिति है उसको नहीं बता सकते हैं, हमें प्रति व्यक्ति आय को भी ज्ञात करना पड़ता है और फिर ये भी बताना पड़ता है कि अगर वो टैक्स चुकाता है, विभिन्न प्रकार के बचत करता है, तो उसके बाद लास्ट में उसके पास उपभोग के लिए कितना बचता है। तो इन सब बातों का अध्ययन हम इस पर करते हैं। कल हम आपको अगले वीडियो में ये बताएंगे कि परोक्ष कर और सब्सिडी क्या होती है और राष्ट्रीय आय का आकलन बाजार भावों पर, साधन लागतों पर कैसे होता है, इसका उदाहरण देके आपको समझाएंगे। तो आज हमारा ये वीडियो यही हम खत्म करते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक को आगे हम चौथे वीडियो में बढ़ाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।